हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, बहुत ही कमाल का चैप्टर है ये। क्यों कमाल का चैप्टर है? क्योंकि आपके कैलकुलस पार्ट में सबसे ज्यादा नंबर अगर आते हैं तो इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अभी इंटीग्रल होता क्या है इसको समझते हैं बहुत ही डिटेल में। ठीक। एक कंडीशन ये है बच्चों, इंटीग्रल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डेरिवेटिव कम से कम ढंग से आना चाहिए। ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम आपको डेरिवेटिव तो आता होगा। ठीक है ना। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इंटीग्रल में होता क्या है ना, इंटीग्रल का प्रोसेस समझते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, 2 मिनट में आप समझ जाओगे। ठीक। अच्छा बच्चों, याद करो जब आपको डेरिवेटिव करना होता था डी बाई डी एक्स, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया होता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। बहुत ध्यान से समझना बात को, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक। मैं कह रहा हूं कि इसका आप डी बाई डी एक्स निकालो, जैसे करते थे ना डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स निकालो, तो आप क्या करते थे? आप सिंपल ये तो करते थे, ऐसे हो जाता था ये डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाता था? कॉस एक्स हो जाता था। बोलो, होता था कि नहीं होता था? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से चलो मान लो कोई एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। मैंने कह दिया बताओ y इज इक्वल टू लॉग x। ठीक। ये दिया हुआ, ये एक फंक्शन है, y मतलब फंक्शन। ठीक। तो कहा गया भैया इसका डी बाई डी एक्स निकालो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो कैसे करते थे? ऐसे करते थे ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का तो ये हो गया, और लॉग x का क्या होता था? 1/x। बोलो, करते थे कि नहीं करते थे? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया है y इज इक्वल टू x की पावर 4। ठीक। x की पावर कितनी है? 4 है। मैं कहूँ इसका डी बाई डी एक्स बताओ, तो आप डी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का ये हो गया, और इसका क्या होता था? ये 4 आगे आएगा और इसमें पावर में 1 कम हो जाता था, है ना। तो 4 आगे आ गया तो ऐसे हो गया 4x क्यूब। यही सब तो करते थे हम। बोलो, ये फाइंड करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा, अब इंटीग्रल में क्या होगा बच्चों? इंटीग्रल में जैसे मान लो आपको ये चीज दे दी जाए cos x, मैं कहूं बताओ ये किसका डी बाई डी एक्स होता है ना। जैसे cos x, अब जैसे हमने y इज इक्वल टू sin x, ये फंक्शन था, तो sin x का डी बाई डी एक्स किया तो क्या मिला? cos x मिला। ठीक। अब मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ ये जो cos x आया है ये किसका डेरिवेटिव है? किसका डी बाई डी एक्स करने पर मिला है हमें? तो हमें किसका डी बाई डी एक्स करने पर मिला है? sin x का करने पर मिला है। ठीक। इसी तरह से जैसे log x का डी बाई डी एक्स किया हमने तो क्या मिला? 1/x। मैं कहूं कि ये जो 1/x है ये किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? जैसे x की पावर 4 का डी बाई डी एक्स किया तो क्या मिला? 4x क्यूब। अब मैं क्वेश्चन पूछूं बताओ ये जो 4x क्यूब मिल रहा है हमें ये किसका डेरिवेटिव है? तो इसका डेरिवेटिव है ना। तो बच्चों इस इंटीग्रल में हम क्या सीखते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जो जैसे देखो ये दिया ना cos x, ये पता चल जाए कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो इस चीज को पता करने को, इस विधि को, इस मेथड को इंटीग्रल कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है। देखो फिर से देखो, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू log x, इसका डी बाई डी एक्स किया, कितना आया? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x आया, यही तो आया। अब मैं पूछूं भैया कि 1/x किसका डी बाई डी एक्स है? किसका डी बाई डी एक्स करने पर हमें ये मिला है? तो log x का करने पर मिला है। तो ये जो तरीका होगा, एक मेथड होगा, एक विधि होगी जिससे हम ये पता लगा लें कि हमें जो सॉल्व करके मिला है ये किसका डी बाई डी एक्स है ना, किसका डेरिवेटिव है। जस्ट अपोजिट यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल। बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको इसका सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है ना। देखो जैसे बच्चों ये अभी मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक। इसका डी बाई डी एक्स क्या? ये मिल गया। ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये dx जो है ना, dx मैं काम करता हूं, dx को मैं इधर भेजता हूं तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा dy इज इक्वल टू cos x dx, ऐसे बन गया। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया बच्चों? दोनों साइड में ऐसे ये इस तरह का एक निशान लगाया और इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन सिंबल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन सिंबल। इंटीग्रेशन का निशान होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पर आया है dy, ठीक है, और यहां पे आया है cos x dx। बहुत ध्यान से समझना बात को।
देखो यहाँ पे देखो, अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा हो, ऐसे दिया हो इंटीग्रेशन dx, ठीक, या फिर इंटीग्रेशन dy, या कुछ और भी दे दे, ऐसे दे दे इंटीग्रेशन dv, तो याद रखना इसके आगे कुछ नहीं, 1 तो है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। और जब भी हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको वापस जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वही मिल जाता है। जैसे 1 के साथ में यहाँ dy है तो ये हमें y मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 1 तो है ना, तो 1 के साथ dx है तो क्या आंसर मिल जाएगा इसका, x मिल जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पर dv लिखा है तो इसके साथ 1 तो है तो क्या आंसर मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन के साथ में जो भी वेरिएबल दिया हो, dy दिया हो तो आंसर y है, dx दिया हो तो x है, dv दिया हो तो v है, ठीक, जो भी आपको वेरिएबल मिल जाए, ठीक है। अच्छा, तो एक बात तो समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या आएगा, dy का, क्योंकि dy के साथ कुछ नहीं 1 है तो ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। और बच्चों cos x dx, देखो ये पूरा यहाँ पे लिखा है, जो भी बेटा यहाँ पे पैरामीटर होगा वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। जैसे cos x है तो dx होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे होता, ऐसे लिखा होता cos y, तो यहाँ पर dy होना चाहिए, ठीक, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे दिया होता cos v, तो यहाँ क्या होना चाहिए, dv होना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर देखो cos x dx, ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका। तो cos x dx, तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x होता है। और यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं प्लस c। अब ये प्लस c क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ बहुत डिटेल में, बस अभी आप इतना देखो कि cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x मिला। तो आप ध्यान से देखो, वापस वही चीज मिल गई हमें, केवल c को हटा दो तो वही चीज मिल गई, y इज इक्वल टू sin x, ठीक। ये c अभी मैं आपको समझाता हूँ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसी तरह से यहां पे भी देखो, है ना, यहां पर भी देखो क्या यहां पे दिया हुआ है कि मैंने y इज इक्वल टू log x, ये फंक्शन था हमारा, इसका डिवाइड x किया तो ये 1/x मिलता है, ये पता है आपको, मालूम है ना, ठीक। अब एक काम करता हूं, इस dx को उधर भेज देता हूं, dx को उधर भेज देता हूं तो ऐसे हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1/x dx, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी ऐसे, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया और इधर भी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। अच्छा, अब देखो बहुत ध्यान से, अभी मैंने बताया बच्चों कि log x का 1/x होता है, 1/x का log x, जस्ट उल्टा प्रोसेस। तो dy का देखो क्या मिल जाएगा, वापस y ही मिल जाएगा, मिलेगा ना, और 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस c। अब ये बार बार जो c आ रहा है ये क्या कहानी है, अगर आप ध्यान से देखें, यहां से चले थे d/dx किया तो ये मिला, वापस इसका इंटीग्रेशन किया, देखो वही चीज मिल गई जो ऊपर है, बस यहाँ पे c मिल जा रहा है। अब ये c की क्या कहानी है ना, तो ये c की कहानी समझते हैं, ठीक, ध्यान से देखो, इसको नोट करना हो तो कर लेना, अभी समझाता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा एक चीज, जैसे मान लो बच्चों आपका ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin x, ठीक। अगर यहां पर ऐसे दिया होता sin x प्लस 5, मैं कहूं भैया इसका डिवाइड dx बताओ, तो आप इसका डिवाइड dx निकालोगे तो क्या निकालोगे, यही तो लिखोगे बच्चों, dy by dx sin x का हो गया cos x प्लस 0, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा ना। चलो अच्छा, दूसरा करते हैं, मेरे को क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू sin x प्लस 500, ऐसे दिया गया है। अब कहा गया इसका डिवाइड dx बताओ, तो बच्चे इसका भी डिवाइड dx क्या होगा, sin x का हो जाएगा cos x, और इसका भी हो गया 0, देखो वापस 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर से कोई ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू sin x प्लस 150, ऐसे लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं चलो भैया इसका बताओ, तो इसका भी डी बाई डी एक्स करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, cos x प्लस 0। तो देखो यहां पर कोई भी नंबर दिया हो, ये हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर का यानी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 हो जाता है, 0 0 0, हर जगह 0 मिल रहा है, ठीक। और अभी मैंने बताया इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस, यानी जो हमें डी बाई डी एक्स करने पे आया वापस उसका इंटीग्रेशन करो तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, ठीक। तो यानी अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स, जैसे सॉरी ये दिया है cos x आया है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वापस ये मिलना चाहिए ना, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे ये dy रहा, ये dx इधर आ गया, तो ऐसे हो जाएगा cos x dx, ठीक है भाई। अच्छा, और ये तो 0 है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक।
अब वापस अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो बच्चों क्या मिलेगा, अभी मैंने समझाया ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा। अच्छा ध्यान से देखो, हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स मिला, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 तो मिला नहीं। ठीक, अभी अगर मैं कहूं वापस इसका भी करूं, है ना, यहां पर भी करूं तो भी क्या मिलेगा मुझे, मैं डी बाई डी एक्स करूंगा ना, सॉरी इंटीग्रेशन करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, देखो वही चीज है ना। और कहूं कि इसका भैया निकालो, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ऐसे तो करोगे dy और यहां पर cos x dx, तो ये वापस मुझे वही मिल गया, y इज इक्वल टू sin x। लेकिन यार यहां पर देखो कितना था, प्लस 500, वो तो मिला नहीं। तो कोई भी चीज देखो, sin x के साथ में 5 लिखा हो, 500 लिखा हो, चाहे 50,000 लिखा हो, उस सबका डी बाई डी एक्स तो जीरो ही मिलता है ना। लेकिन दोबारा से इंटीग्रेशन करने पर हमको केवल इतना हिस्सा मिल रहा है, ये तो मिल नहीं रहा, ना ही ये मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कांस्टेंट c लिख देते हैं। इस c का मतलब यहाँ पर कोई जो अगर नंबर भी दिया हो, कोई कांस्टेंट दिया हो, और उसका भी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, जीरो रहा होगा, इसलिए c लिख देते हैं। ठीक, तो sin x प्लस c यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक, यहां पर हमने लिख दिया प्लस c, तो c यहां पे क्या है, 500 है। तो बोलो ये कहानी समझ में आई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है डी बाई डी एक्स का। डी बाई डी एक्स का उल्टा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, चलो अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे फिलहाल बहुत आसान है यार, 2 मिनट में समझ जाओगे। मुश्किल लग रहा है क्या, है ना, आसान। अच्छा देखो, जैसे बच्चों इंटीग्रेशन जो मैंने बताया ना, ये इंटीग्रेशन का मार्क होता है, निशान होता है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, कोई एक ऐसे फंक्शन दे दिया होगा, ठीक, फंक्शन, और उसके साथ में वेरिएबल दिया होगा dx, क्योंकि x है तो dx होगा। ठीक, और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मान लो कोई फंक्शन मिल जाएगा, ऐसे हमने लिख दिया gx प्लस c। ठीक, अच्छा ये बच्चों जो निशान है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, या ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद में ये जो दिया होता है फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। ठीक है, ये बस आप याद रखो, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है भाई, ये ऑपरेटर हो गया, ये इंटीग्रैंड हो गया। ठीक, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल। ठीक, और इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो इंटीग्रल करके जो हमारा रिजल्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक, तो ये याद रहेगा। और ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर है जो निशान होता है। ठीक है, ऑपरेटर इंटीग्रैंड जिसका इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर जो वेरिएबल दिया होता है dx, है ना, जैसे x है तो dx, यहाँ y होता तो dy, यहाँ v होता तो dv, तो इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, और जिसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, चलिए अच्छा अब देखो मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों जितने फार्मूले आपने पढ़े थे ना डी बाई डी एक्स में, वही सारे फार्मूले, बस इसका अपोजिट करो, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलो समझते हैं। अब देखो बच्चों, जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो 2 तरह का होता है। ठीक, हम आपके इस कोर्स में क्लास 12 में 2 तरह के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, इनडेफिनिट में जैसा अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई ऐसे फंक्शन दिया होगा, है ना, उसको इंटीग्रेट करना होगा, सॉल्व होके उसका इंटीग्रेशन आएगा और प्लस सी रहेगा। तो जिसमें भी हमको प्लस सी मिले, कोई भी इंटीग्रेशन सब में प्लस सी तो मिलेगा, तो उस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में आपकी जो एक्सरसाइज दी है, आई थिंक एक्सरसाइज 7.8 या 7.9 के आसपास, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे
इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक लिमिट दी होगी, ऐसे लिमिट a से लेकर b तक, ठीक। फिर फंक्शन दिया होगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आएगा प्रिमिटिव gx। देखो इसमें प्लस c आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो जो डिफिनिट होता है उसमें c नहीं आता है और इस वाले में इंडेफिनिट वाले में आता है, ठीक। तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब देखो बच्चों इस पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना। एक काम कीजिए, पहले आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो बच्चों इसमें फॉर्मूले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, और याद तो करने ही करने हैं, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तो कैसे करोगे, ठीक। आप देखो बस थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ध्यान से देखो। जैसे हम पढ़ते थे d/dx ऑफ x की पावर n, ऐसे पावर n लेगी, है ना। तो आगे अब ये बताओ इसका d/dx, तो याद है ना क्या होता था, ये n आगे आ जाता था, ठीक है, और इसमें पावर में 1 कम हो जाता था, ऐसे होता था, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या होगा बच्चों, जस्ट आपका अपोजिट होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐसे दिया हुआ x की पावर n, ऐसे दिया है, ठीक। तो इसका अगर मैं कहूं भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, देखो ये जो पावर दी है इसमें क्या करते थे, आगे करके एक पावर कम कर देते थे, इसमें क्या करना है हमको ऐड करना है, यहाँ पे भी n+1 और यहाँ पे अपॉन में भी n+1, ऐसे लिखते हैं, ठीक। और ये क्या हो जाता है +c, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात याद रखना, ये जो n दिया हुआ है, n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि -1 यहाँ पुट करोगे तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह से बच्चों बहुत से देखो वो सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो ये सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक लर्न नहीं होगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो बच्चों आपकी एक्सरसाइज पे मैं आता हूं, एक्सरसाइज 7.1, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन कितना आसान है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक। हमें कहा गया है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, ठीक। और देखो ये फार्मूले सब दिए हुए हैं ना, ध्यान से आप देखते रहना। sin 2x है ना, क्या दिया हुआ है sin 2x। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, आप ऐसे यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का निशान लगा लो, और यहाँ पे देखो x आया ना, पैरामीटर x, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं dx, ठीक। अच्छा, अब देखो बच्चों आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 2x नहीं लिखा, अपने दिमाग में मान के चलो ये सिर्फ x लिखा है, तो ध्यान से देखिए sin x का फार्मूला क्या है -cos x, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -cos 2x। अब चूंकि बच्चों ये x नहीं 2x है, तो हमें इसका दोबारा से d/dx करना होता है। फिर से ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि अगर सिर्फ x होता sin x का तो -cos x हो जाता, लेकिन sin 2x का क्या बना -cos 2x बना, ठीक। लेकिन x के सिवा अगर कुछ भी दिया हो तो उसका दोबारा से d/dx करना होता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा d/dx, यानी मैं इसका दोबारा से d/dx करूंगा, तो ध्यान से देखो d/dx ऑफ 2x क्या आता है 2 आता है, बोलो आता है कि नहीं आता। वो चीज बच्चों हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ऐसे +2 और ये हो जाएगा +c। बोलो आई बात समझ में, नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ना, अच्छे से पढ़ लीजिए पहले आप लोग। देखिए इसमें बोला है cos 3x, क्या बोला है cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ठीक है। इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखो फार्मूला, cos x का 3x अभी आप भूल जाओ, सिर्फ समझो cos x लिखा है, तो cos x का क्या होता है बच्चों sin x, क्या होता है sin x, x की जगह लिख दिया 3x। अब इस 3x का दोबारा से d/dx करना है, जो भी यहाँ पे x के सिवा दिया होगा उसका दोबारा से d/dx करो, तो 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको नीचे लिख दो और ये हो गया +c, तो ये हो गया इसका आंसर। बोलो आया समझ में, ठीक। चलो अच्छा अगला सवाल करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है e⁻²x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e2x dx, ठीक। तो याद रखो बच्चों फार्मूला क्या कहता है, ex का ex ही आता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम वही रिजल्ट मिलता है, तो ये तो ऐसे ही आएगा e2x, और दोबारा से 2x का करेंगे d/dx करना होता है, तो 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2, उसको नीचे लिख दो +c, ये आंसर हो गया। बोलो
आ रहा समझ में? चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ax प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अभी देखो सबसे पहला वाला फार्मूला देखो, सबसे पहला फार्मूला क्या कहता है, कभी भी x की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, इसमें x की पावर n, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते थे, इसमें भी ऊपर +1 करते हैं, यहाँ नीचे भी n+1 करते हैं, है ना, +1। तो वैसे ही आप समझो इसको, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा x दिया हुआ है और ये पावर हो गई n, तो इसका कैसे करेंगे, पहले पावर ऊपर भी 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक, अच्छा उसके बाद मैंने क्या सिखाया बच्चों, अगर सिर्फ x होता तो काम खत्म, लेकिन x नहीं है, यहाँ पे ax प्लस b दिया हुआ है, तो हमें दोबारा से ax प्लस b का क्या करना पड़ेगा, d/dx। तो बच्चों ax का d/dx a ही आएगा और b का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 होता है। ध्यान से देखो, ax का काउंट d/dx बताओ, तो ax का d/dx a ही तो आएगा ना। हाँ, तो ये हमें कहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे ऐसे नीचे लिखना होता है, नीचे और प्लस से। तो बेटा आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ax प्लस b 2 + 1 पावर 3, और नीचे भी देखो 3a, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आसान है कि नहीं है? ठीक, देखो इसमें करना कुछ नहीं, सिंपल, बस आपको फार्मूला पता हो, क्लास से क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि x के सिवा अगर कुछ भी दिया हो, जैसे d/dx करते थे वही चीज है ये भी, इसमें क्या करना है, x के सिवा कुछ भी दिया है उसको दोबारा से d/dx करके नीचे लिखना होता है अपॉन में। ठीक है ना। अच्छा चलिए इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसमें भी देखो बहुत सिंपल है ना, वही तरीका। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, एक ये और एक ये, तो एक काम करते हैं इसको स्प्लिट कर लेते हैं, है ना, हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस, इसको अलग कर लो, 4 को बाहर कर लो, तो ऐसे लिख लो e⁻³ 3x dx। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो बच्चों ये तो बिल्कुल पहला सवाल बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। तो sin 2x का भी मैंने क्या बताया, क्या आएगा, -cos 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, वो नीचे लिखना होता है, -4। यहाँ पे देखो e⁻³ ठीक है, ध्यान से देखो लास्ट वाला फार्मूला दिख रहा है, हाँ, तो ये कितना है, e⁻³ ऐसे रहेगा, और 3x का दोबारा करेंगे तो आएगा 3, और ये हो गया +c। तो ये हो गया इसका आंसर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही बोला है, 4e⁻3x + 1। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये भी बहुत आसान है यार, इसमें क्या दिक्कत है, मैंने क्या सिखाया, इसको अलग अलग कर लो, तो 4 को बाहर कर लो, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। ठीक है भाई, और ये बचा +1, है ना। तो अभी मैंने सिखाया था ना 1 dx, यहाँ पर जो भी दिया हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 dx का x आएगा, है ना। अभी मैंने बताया था ना, जो भी यहाँ पे आपको वेरिएबल दिया हो 1, अगर dx दिया है तो आंसर x आएगा, अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता dv तो आंसर v आता, अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता वेरिएबल dy तो y आता, है ना। तो जो भी यहाँ पे आपको d के साथ दिया होगा, dx दिया हो तो x लिखो, dv हो तो v लिखो। और इसका कितना हो गया, ये तो आ गया e⁻3x, और 3x का दोबारा किया तो 3 आया। अच्छा 1 का कितना आया, x + c, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब 7 पे आते हैं। 7 में भी देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x², ऐसा ही है कुछ, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कुछ ना करो, ध्यान से देखो बच्चों, ये x² इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर x² यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा, x² को 1 से किया, x² dx, फिर x² को इससे करोगे तो कितना आएगा, x²/, चलो अच्छा अभी dx में बाद में लिखता हूँ, पहले सॉल्व करता हूँ, x², फिर ये हो गया x²/x²। ठीक है भाई, dx। तो ध्यान से देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 1। अब हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, x² dx माइनस यहाँ पे कितना बचा, 1 dx। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पहला फार्मूला क्या कहता है, पावर बन जाएगी ना, पावर में +1 हो जाता है,
तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने, ऐसे 2 + 1 और वही चीज नीचे भी 2 + 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 का कितना आएगा 1 dx का x + c। बस खत्म, ये आंसर हो गया। देखो यार कितना आसान है, क्या इसमें करना, कुछ नहीं करना है ना। ये पहली एक्सरसाइज एकदम दर फुल्लू है, 2 मिनट में हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देते हैं फटाफट। आप लोग बेटा कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ में लिखते चला करो, है ना, तभी आएगा। अच्छा 7वां सवाल हो गया। 8वें पे आते हैं, ax² bx + c। क्या कह रहा है, ax² bx + c, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो फिर से भाई आप क्या करो, सबको अलग अलग कर लो ऐसे। a तो कांस्टेंट, a को बाहर रखो, ऐसे लिखो x² dx प्लस b कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो x dx, और c तो चलो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रहने दो c dx। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब याद रखना है इसके साथ कुछ नहीं 1 है, चाहो तो आप उसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अभी ज्यादा ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों फिर से वही x² का कितना आएगा, इसमें पावर ऊपर भी +1 नीचे भी +1, तो ये ऐसे हो गया b एज इट इज रहा x। अच्छा देखो इसके साथ कुछ नहीं, पावर 1 तो है, x का मतलब पावर 1, तो ये कितना आएगा x² प्लस c एज इट इज रहा, 1 का कितना आ गया x। अब यहाँ पर हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट c लिखते थे, अब यहाँ पे ऑलरेडी c आ रहा है तो कुछ और लिख दो यार कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल k लिख दो, है ना। लास्ट में होगा ना +c, अब c के साथ तो x आ गया तो कुछ और लिख दो, k लिख दो, है ना। अच्छा ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है, 2x² + ex, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो 9 में है बच्चों 2x² + ex, ठीक है। हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको भी सिंपल अलग करो। अभी देखो मैं आपको अलग अलग कर देता हूँ बार बार, लेकिन फिर जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तो हम लोग फटाफट डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ तो ये ऐसे हो गया x² dx + ex dx, ठीक है। कितना आएगा x² का, x² का हो जाएगा x की पावर 3/3, ऐसे हो गया प्लस, और ex का तो एज इट इज रहेगा ex + c, तो ये हो गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में बोला है √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। √x - 1/√x का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं इसको करो, ठीक है। पहले ध्यान से देखो बच्चों, हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, है ना। फार्मूला पढ़ा ना a - b का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा a², इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a² + b² - 2ab, है ना। तो 2√x × 1/√x, ऐसे हो गया, है ना। ये तो पता है ना, a - b का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है। और ये हो गया dx, तो ये स्क्वायर से ये खत्म, यहाँ स्क्वायर से ये खत्म, तो ये कितना आया x + 1/x माइनस, देखो ये रूट से रूट खत्म ना, 2 dx, ये ऐसे हो गया, ठीक है भाई। अच्छा और ये आप चाहो तो ऐसे पूरा लिख लो, ये पूरे में है dx, है ना, पूरे में। अच्छा अब देखो बच्चों फिर भाई इसको अलग अलग करना है, तो x को अलग करो, इंटीग्रेट करो x को, कितना आएगा, x को इंटीग्रेट करो अलग, है ना। सबको अलग अलग करते हैं, ऐसे लिखते हैं x dx + 1/x dx - 2, यहाँ पे 1 रहा होगा ऐसे dx, ठीक। तो x का कितना हो जाएगा बच्चों, x का भी मैंने बताया था पावर 1 तो होती है, तो x का हो जाएगा x² प्लस, अच्छा 1/x का देखो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/x का log x, 1/x का log x माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2x + c, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर, आया समझ में, ठीक है। चलिए अच्छा इसको कॉपी कीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल वैसे ही है ना। इसमें भी क्या करना, बहुत आसान, ठीक। ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको स्प्लिट करता हूँ सबको अलग अलग, ऐसे x की पावर 3/x की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, है ना, इसको अलग अलग ऐसे कर दिया, dx + 5 को बाहर किया,
यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है, माइनस 4 यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक, यहाँ पे भी dx, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 3 से कट गया तो ये कितना बचा, केवल x dx बचा, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया तो अंदर कितना बचा, 1 dx बचा, -4। अच्छा देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा x की पावर -2 dx, ऐसे हो जाएगा ना, पावर 2 है ऊपर जाके माइनस हो गई। अच्छा फिर से इसमें कुछ नहीं तो x की पावर 1 तो है ही, तो ये कितना होगा x स्क्वायर अपॉन 2, 5 1 का कितना होता है x 4। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, जैसे दिया x की पावर -2 तो क्या करेंगे, ऊपर भी +1 यहाँ भी +1, तो कितना आएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x। बोलो समझ में आया ना कैसे, ये पावर -1 नीचे आ गई, ये माइनस ऊपर लिख दो, तो ये कितना आएगा -1 अपॉन x। और एक चीज देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस पहले से चल रहा था और एक माइनस इसका, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो बस ये हो गया, चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऐसे करके लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, ठीक, तो ये हो गया आंसर। क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों 12वां सवाल है ना, ये भी वही है, देखो यार सब में वही करना है, घूम फिर के, कुछ नया नहीं है। अब देखो एक चीज मुझे बताओ बच्चों, जैसे कभी दिया हो ऐसे रूट में, तो रूट में अगर x दिया हो तो उसका पावर कितनी होती है, पावर होती है 1/2, ये मालूम है सबको, है ना, रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक। तो वही चीज है, देखो मैं इसको सबको अलग कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ x की पावर 3 और नीचे x की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ पे भी अलग कर देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन 3 को बाहर लिख लेते हैं ऐसे, तो ऊपर केवल x बचा और नीचे x की पावर 1/2 dx। यहाँ पर भी 4 1 अपॉन रूट x का मतलब x की पावर 1/2 dx, ठीक है भाई, सब अलग अलग हो गया। अब देखो ये पावर हमने सीखा है ना, ऊपर जाती तो माइनस हो जाती है, तो 3 में से 1/2 माइनस करो, 3 - 1/2 तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3, यहाँ पे देखो x की पावर कुछ नहीं 1 है, 1 में से 1/2 माइनस करो, कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, आएगा ना dx प्लस ये तो एज इट इज रहा 1 अपॉन, चाहो तो इसको आप यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, चलो अच्छा लिख देता हूँ मैं। तो एक चीज देखो ये 1/2 है ना, ऊपर गया तो x की पावर -1/2 dx ऐसे हो, ठीक। तो बस अब इसमें फार्मूला लगाओ, आइडेंटिटी वही क्या कहते थे, +1 ऊपर +1 नीचे, तो ऐसे हो जाएगा x की पावर 5/2 +1, यहाँ भी 5/2 +1 प्लस 3, इसमें भी x की पावर 1/2 है, इधर भी +1 और यहाँ भी +1 प्लस 4, इसमें भी देखो x की पावर -1/2, यहाँ भी +1 -1/2 +1, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 + 1 7/2 आएगा, है ना, यहाँ साइड में कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा, x की पावर 7/2 और नीचे भी हो गया 7/2, ठीक। यहाँ पे आओ प्लस 3, ये कितना हो गया, x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी हो गया 3/2, ठीक। ये कितना हो जाएगा, हाफ और प्लस, तो ये +1 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। बोलो इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों ये 2 ऊपर हो गया, ये 2 ऊपर हो गया, यहाँ भी 2 ऊपर हो गया, तो 2 ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे भी देखो ये 3 से 3 कैंसिल, खाली ऊपर 2 बचेगा, है ना, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की पावर 3/2, यहाँ पे भी 2 ऊपर गया तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8x की पावर 1/2 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बस कैलकुलेशन है यार और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसको कॉपी करना, ठीक है, ध्यान से देखो फटाफट, कुछ नहीं करना बेटा, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ ठुल्लू है ये आपकी याद रखना, शुरू की 2-3 एक्सरसाइज सिर्फ आपके सीखने के लिए है ना। हाँ अगला सवाल देखो 13 बोला है x³ - x² x³ - x² + x + 1, ऐसा है कुछ,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है भाई। अच्छा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई डी एक्स, ऐसे करना है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, पहले काम करते हैं इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। तो देखो इतने में, केवल इतने में देखो, दोनों में यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ध्यान से देखो एक्स माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 खत्म, कितना बचा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये बचा। बस अब इसको अलग अलग कर लो। अब देखो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, आप जल्दी बताओ ना, अब तो सीख गए यार, 12-13 सवाल लगा चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, एक्स की पावर 3/3, और 1 का कितना आएगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी, बस ये आंसर। बोलो, अच्छा था ना। अब देखो बच्चों 14 नंबर में क्या कह रहा है, तो ये भी बहुत आसान है। देखो बच्चों, ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, रूट एक्स को 1 से करो, रूट एक्स माइनस, अच्छा देखो रूट एक्स को एक्स से करेंगे कितना आएगा मालूम है, ध्यान से देखो यार, एक्स के साथ कुछ नहीं, पावर 1, और रूट का अभी मैंने मतलब बताया था, पावर कितनी होती है, पावर होती है 1/2, तो बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1/2, तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3/2, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा हमें, एक्स की पावर 3/2। बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना, बस सिंपल करना आनी चाहिए कैलकुलेशन। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लो, तो रूट एक्स का भी मैंने बताया था ना, इसके पहले करके दिखाया था, चलो भाई फिर से कर देते हैं। तो रूट एक्स हो जाएगा, देखो ये पावर 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड कर लो, कितना हुआ, पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2 माइनस, यहाँ पे कितना होगा, 3/2 में प्लस 1 इधर भी करो, 3/2 प्लस 1 यहाँ भी करो, वही हो गया प्लस सी, तो ये 2 पर आ गया, तो ये हो गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस, यहाँ कितना होगा, x की पावर 5/2, और यहाँ पे भी 5/2, देखो 2 ऊपर हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस सी, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बोलो, अच्छा अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 पे करते हैं। अब देखो बच्चों 15वां सवाल, इसमें भी वही कहानी, ध्यान से देखिए, रूट एक्स है और यहाँ पे x की पावर 2 है, देखो ये सबसे मल्टीप्लाई हुआ, इससे 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 इन सब से, तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो 2 में आधा जुड़ जाएगा, है ना, अभी मैंने सिखाया ना, पावर ऐड होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 को बाहर करो, x की पावर हाफ और x की पावर 2, 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस हाफ, सॉरी, तो x की पावर 5/2, ये समझ में आया, बोलो, 2 है और यहाँ पे आधा है, तो 2 में आधा जोड़ो, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा dx, इसी तरह से ये इसमें जोड़ो, यहाँ पावर 1 है और यहाँ हाफ है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर हाफ और 1 3/2, और ये तो एज इट इज रहा, यहाँ पर लिख लो पहले dx, ठीक है, प्लस इधर इससे होगा तो कितना आएगा, 3 को बाहर रखो, ये हो गया रूट एक्स dx, ठीक, ये समझ में आया। अच्छा तो बस अब इसको सॉल्व करो यार, इसमें क्या है, पावर 5/2 है ना, यहाँ भी प्लस 1 और यहाँ भी प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, वही चीज यहाँ पर भी 3x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो बस अभी कितना हो जाएगा बताओ, 5 की पावर 2 1, तो 5 सॉरी ये x की पावर 7/2, तो यहाँ पर भी आएगा 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, ये समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने। अच्छा यहाँ पर भी देखो, ये 2 तो पहले से ही है, 3/2 और 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/2, यहाँ पे भी 5/2, 2 ऊपर हो गया, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी आओ, 3 तो पहले से दिया हुआ है, x की पावर 1/2 और 1, तो कितना हुआ 3/2, यहाँ पे भी 3/2, 2 ऊपर आ गया, तो 2 3 जा 6 प्लस सी, तो ये हो गया, ठीक। अच्छा बच्चों ये 15 तक के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक। अब इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ क्या इंटीग्रल को समझने में कोई दिक्कत हुई, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करो यार, 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।